हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का 8th चैप्टर, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो चैप्टर का नाम ही है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दो वर्ड्स को समझना पड़ेगा कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है और इक्विलिब्रियम से हमारा क्या मतलब है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट रन का मतलब क्या है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट है कीनेस, उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहाँ पर आउटपुट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड होता है। यहाँ पर आउटपुट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो कांस्टेंट है। तो वैसे हमारा जो आउटपुट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है कि आउटपुट कितना बनेगा, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। जितनी ज्यादा मशीन होंगी उतना ज्यादा आउटपुट बनेगा, जितनी कम मशीन होंगी उतना कम बनेगा। और दूसरा डिपेंड करता है लेबर पर। ज्यादा लेबर से काम करने के लिए तो आउटपुट बढ़ना चाहिए, लेबर कम है तो आउटपुट कम होना चाहिए। तो वैसे जो आउटपुट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे कीनेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पर आउटपुट सिर्फ डिपेंड होता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसका मतलब आउटपुट को बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। अगर आप इसे थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, तो मान लीजिए अगर आप अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो आपने एक मशीन लगवाई और कुछ लेबर्स लगवाए काम करने के लिए। अब अगर अचानक से मार्केट में थोड़ी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो क्या आप तुरंत न्यू मशीन ले आओगे क्या? नहीं, तो आप शॉर्ट टर्म में अपनी उस डिमांड को फुलफिल करते हो कुछ एक्स्ट्रा लेबर लाकर। तो शॉर्ट रन वही टाइम पीरियड है जहां पर आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए आप अलग से कोई मशीन नहीं लगा रहे हो, आप कुछ अलग से लेबर ले आ रहे हो जो आपकी डिमांड को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो कीनेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड इन विच output is dependent on the employment and not on the technology. Here the technology is constant. That means there will be one-to-one relationship of employment with output. तो यहाँ पर क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो आउटपुट का एम्प्लॉयमेंट के साथ वन टू वन रिलेशनशिप होगा। तो अगर आप नई मशीन लगा ही नहीं पा रहे हो तो आउटपुट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपके पास लेबर कितने हैं। तो लेबर को अगर आप डबल कर देंगे तो आउटपुट डबल हो जाएगा, लेबर को अगर आप हाफ कर देंगे तो आउटपुट भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट के साथ वन टू वन रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एक बार आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई, इसका मतलब अगर आपने सारे वर्कर्स को एक बार काम पे लगा लिया है, अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा लेबर ही नहीं है जिसे आप काम पे लगा पाओ, तो उस लेवल के बाद और ज्यादा आप आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ओके, तो मान लीजिए मेरी इकोनॉमी में टोटल 1 लाख लेबर ही थे। उन सारे लेबर्स को काम पे लगाने के बाद मेरा जो प्रोडक्शन हुआ है वो 10 लाख यूनिट्स ही हो पाया है। ओके, अब क्योंकि मेरे पास मार्केट में एक्स्ट्रा लेबर ही नहीं है जिसे मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, इसका मतलब जब लेबर्स नहीं बढ़ेंगे तो आउटपुट भी नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के बाद या फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के बियॉन्ड और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता है। ओके, तो शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड वेयर there is one-to-one relationship between output and employment. Here technology is constant, but output cannot increase beyond the level of full employment. Okay, तो आई होप आपको ये जो पहला पार्ट है कि शॉर्ट रन क्या होता है वो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट ये समझेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। चलिए, तो चलिए शॉर्ट रन डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है एडीएएस अप्रोच और दूसरी है एस और आई अप्रोच। तो एडीएएस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे एक इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होती है। तो सारे कंज्यूमर्स मिलकर जितना कंज्यूम करना चाहते हैं उतना ही प्रोड्यूसर्स मिलकर बेचना चाहते हैं, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। अब इसे बताने से पहले आपको डिफाइन करना होगा कि एडी क्या होता है और एएस क्या होता है। ऑलरेडी इसके प्रीवियस चैप्टर में हम दोनों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर हम दोनों को डिफाइन करके आगे बढ़ते हैं। एडी का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल द पीपल आर प्लानिंग टू इनकर on all the goods and services produced in an economy during a period of one accounting year with respect to income. तो एक साल के अंदर सारे कंज्यूमर्स मिलकर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना एक्सपेंडिचर करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, और ये होता है इनकम के रिस्पेक्ट पे। तो जब इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है।
तो इनकम के रिस्पेक्ट पर आप जितना डिमांड करने की कोशिश कर रहे हो या प्लान कर रहे हो वो आपका हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई को हमने डिफाइन किया था। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू डू इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ये विद रिस्पेक्ट टू इनकम नहीं होता क्योंकि ये खुद ही इनकम है। तो अगर मैंने 20,000 का सामान सप्लाई किया है तो मेरी इनकम जनरेशन भी कितनी हुई होगी, 20,000 रुपए ही। तो जितना आप सप्लाई करेंगे उतनी ही इनकम जनरेशन होगी। इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसका मतलब ये कि पहले तो आप इस अप्रोच को बताने के लिए, मतलब जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाए कि एडीएएस अप्रोच क्या होता है या फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप ये अप्रोच का नाम लिखेंगे। इसके बाद एडी और एएस की डेफिनेशन लिखेंगे। एडी की डेफिनेशन एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, एएस की डेफिनेशन फ्लो ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों की डेफिनेशन लिखने के बाद ये आपको बताना है कि इसका मतलब जहां पर एडी एएस आपस में इक्वल होते हैं वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का। अब क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि एएस और इनकम तो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पर एडी इज इक्वल टू इनकम होता है। इनकम को क्योंकि हम वाई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एडी शुड बी इक्वल टू वाई। ये दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट हमारी अप्रोच है एस और आई अप्रोच। एस का मतलब होता है सेविंग और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग कौन करता है, हाउस। तो सेविंग इज द पोर्शन ऑफ इनकम अर्नड बाय द हाउस होल्ड विच इज नॉट स्पेंडेड। तो वो हाउस होल्ड की वो इनकम जो उसने खर्च नहीं की है, वो बची हुई इनकम को हम क्या कहते हैं, सेविंग। तो जितना हम कमाते हैं उसका या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या तो हम सेव करते हैं। तो हमारी इनकम का वो पोर्शन जो हमने कंज्यूम नहीं किया वो क्या हो जाएगी, सेविंग। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्म। तो वो अमाउंट जो फर्म ने अपने बिजनेस में स्पेंड किया है या बिजनेस की ग्रोथ के लिए स्पेंड किया है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो जाए वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का। अब ये अप्रोच और ये अप्रोच बिल्कुल ही अलग अलग नहीं है। जो अल्टीमेटली एस और आई अप्रोच है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसी अप्रोच से ओरिजिनेट होती है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, एडी एएस के इक्वल होना चाहिए। अब हमने पहले ही देखा कि एएस का मतलब क्या होता है, इनकम। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि एडी शुड बी इक्वल टू इनकम। अब अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर को एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई। तो अगर किसी इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म, तो हाउस होल्ड जो भी खर्चा करेंगे, जो भी डिमांड करेंगे उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म्स जो भी खर्चा करते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एडी को हम लिख सकते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होगी, 3 या 4 सेक्टर्स यहाँ पे नहीं है। टू सेक्टर्स में सी प्लस आई और इनकम या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो हम सेव करते हैं। तो इनकम को हम लिख सकते हैं सी प्लस एस। तो इनकम का पोर्शन या तो आपने कंज्यूम कर लिया होगा या तो उसका पोर्शन जो आपने कंज्यूम नहीं किया वो सेविंग रहा होगा। इसका मतलब मैं इसी इक्वेशन को एडी इक्वल्स टू ए एस को ये भी लिख सकती हूँ सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब क्योंकि दोनों साइड सी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, एस इक्वल्स टू आई। ओके, यहीं से ओरिजिनेट होता है हमारा सेकेंड एप्रोच। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट कौन सा है, जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इक्विलिब्रियम जितनी बार नहीं पूछा गया उससे ज्यादा बार ये पूछा गया है कि इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा। इसका मतलब या तो डायरेक्टली ये पूछा गया है कि इन इक्विलिब्रियम में एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, या फिर इसके अंदर का कोई एक पैरामीटर आपको दे दिया होगा और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया होगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन इक्विलिब्रियम की एडजस्टमेंट। तो आप ये देखेंगे कि इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एडी एएस के इक्वल होता है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। लेकिन इन इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, तो या तो एडी विल बी नॉट इक्वल टू एएस या फिर
सेविंग्स विल नॉट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो या तो एडीएएस के इक्वल नहीं होगा या तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं होंगी। तो अगर हम इस अप्रोच के थ्रू जाए, अगर एडीएएस के इक्वल नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो एडी विल बी मोर देन एएस, तो या तो वो इक्वल हो सकता है या तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं है तो या तो एडी विल बी मोर देन एएस या फिर एएस विल बी मोर देन एडी। तो अगर एडी ज्यादा है एएस कम है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। तो सारे कंज्यूमर्स मिलके डिमांड ज्यादा कर रहे हैं पर सारे प्रोड्यूसर्स मिलके भी उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी सप्लाई ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब डिमांड ऊपर है सप्लाई नीचे है, तो इसके बीच का कुछ डिफरेंस है जो प्रोड्यूसर्स मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को क्या फेस करना पड़ेगा, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। तो क्योंकि सारे कंज्यूमर्स मिलकर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स मिलकर उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो पूरी कर देते तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते, पर क्योंकि उन्होंने वो डिमांड फुलफिल नहीं की तो उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अब इसको एडजस्ट करने के लिए फ्यूचर में वो क्या करेंगे, तो जब उन्हें पता है डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो हम उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे ताकि वो मैच करे एग्रीगेट डिमांड से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन। ओके, तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा लॉस होगा अगर इन इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो लॉस कौन सा होगा, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। तो करेक्शन कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो लॉजिक से करिए, वरना आप ये समझिए कि डिमांड अपने हिसाब से जाती है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड एक्टिव डिसाइडर होता है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट होगा, लेकिन सप्लाई वही फॉलो करेगी जहां डिमांड जा रही है। डिमांड ज्यादा है सप्लाई बढ़ा देंगे, डिमांड कम है सप्लाई कम कर देंगे। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड खुद डिसाइड करता है कि उसे कहाँ जाना है, पर सप्लाई उससे फॉलो करती है। ओके, तो जब आपको लगे कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इज कम या लेस, तो प्रोडक्शन विल डिक्रीज। उसके बाद है एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो सप्लाई अगर ज्यादा है तो जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा सामान बेचना चाह रहे हैं, पर मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं है, कंज्यूमर्स उतना खरीदना ही नहीं चाह रहे। तो क्या हो जाएगा कि आपने ज्यादा सामान बना लिया, डिमांड हुई नहीं, तो आपका कुछ स्टॉक है जो आप बेच नहीं पाओगे। तो होगा क्या, प्रोड्यूसर्स को फेस करना पड़ेगा लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या फिर अनवांटेड स्टॉक। तो आप नहीं चाहते थे कि इतना स्टॉक बचे, पर आपके पास वो स्टॉक बच गया। अब क्योंकि वो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा बच गया है, इसकी वजह से आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। ओके, डिक्रीज द प्रोडक्शन। तो व्हाट विल हैपन, या विच लॉस विल हैपन, या विच लॉस द प्रोड्यूसर विल हैव टू फेस in case aggregate demand is more than aggregate supply. So loss of unsold stock. What adjustment the producer will make? He will decrease the production. Okay, I hope it is clear. अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं है तो या तो सेविंग विल बी मोर देन इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग विल बी लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब आप ये समझिए कि अगर सेविंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली मार्केट में कंजम्पशन कम हो रहा होगा, क्योंकि सेविंग और कंजम्पशन दोनों ही इनकम का पार्ट है। तो अगर आपने कुछ ज्यादा ही सेव कर दिया है तो मतलब आपने खर्चे कम कर दिए होंगे, और इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड कम हो गई होगी। और मार्केट में अगर डिमांड कम है तो हमें पता है कि डिमांड अगर कम है सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ आपके पास स्टॉक बच जाएगा जो प्रोड्यूसर्स बेच नहीं पाएंगे। तो इस केस में क्या फेस करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। और इस लॉस को अगर वो रिकवर करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा फ्यूचर में, डिक्रीज द प्रोडक्शन। तो लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं तो सेविंग बढ़ गई है तो मार्केट पे डिमांड कम हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि फर्म्स जो है वो अपने सप्लाई को या स्टॉक को बेच नहीं पा रहे होंगे, तो लॉस ऑफ सोल्ड स्टॉक होगा। इस केस को करेक्ट करने के लिए उनको अपने प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है अगर सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है,
तो सेविंग्स कम हो गई है, तो सेविंग्स कम हो गई है इसका मतलब मार्केट में जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया होगा। इसका क्लियरली मतलब ये है कि डिमांड ज्यादा होगी, और अगर डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब, अगर डिमांड ज्यादा है इसका मतलब प्रोड्यूसर को क्या फेस करना पड़ेगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसका मतलब कुछ डिमांड ऐसी है जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें फेस करना पड़ेगा लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। और अगर उन्हें फेस करना पड़ा है लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ओके, आपको याद इतना ही रखना है, पर इसके पीछे एक और लॉजिक भी है, तो हम सिर्फ आपको लॉजिक बता दे रहे हैं, पर अगर आपको वो कंफ्यूजिंग लगे तो आप इससे ही याद करेंगे। सेविंग ज्यादा मतलब डिमांड कम हो जाएगी, सेविंग्स कम मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से ये लॉसेस होंगे। अभी आप ये देखिए कि सेविंग्स अगर ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो सेविंग्स का मतलब क्या होता है, विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। तो जब आप सेव करने लग जाते हो, इसका मतलब क्या है कि वो पैसा आप इकोनॉमी से निकाल कर घर पे रख रहे हो। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आप अपने घर से पैसा निकाल कर फर्म्स में लगा रहे हो। तो सेविंग्स का मतलब होता है विथड्रॉवल, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ मनी। तो सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब आपने ज्यादा पैसा मार्केट से निकाल दिया है और बहुत कम पैसा है जो आपने मार्केट में लगाया है। तो सेविंग ज्यादा है तो विथड्रॉल ज्यादा हुआ, इन्वेस्टमेंट कम है तो इंजेक्शन कम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपका मनी सप्लाई कम है, मतलब डिमांड कम है। तो आप डायरेक्टली लिखना चाहे डिमांड कम है, इतना इससे आपको समझ में आ रही है तो क्लियर है, वरना आप विथड्रॉल और इंजेक्शन से भी समझ सकते हैं। ओके, बट मेरे हिसाब से वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आप सिर्फ इतना ही देखिए कि सेविंग ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, सेविंग कम कर रहे हैं तो डिमांड ज्यादा होगी। ओके, एक और अप्रोच हमारी रह गई थी, एक है हमारी एक्स एंटी अप्रोच और एक होती है एक्स पोस्ट। एक्स आंटे का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ठीक है, प्लान टू डू। और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। तो ये वर्ड्स अगर किसी के साथ भी जुड़ जाए, तो एक्स आंटे जब जिसके साथ जुड़ेगा, इसका मतलब वो एक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ प्लानिंग है। और एक्स पोस्ट ऐड करने का मतलब होता है दैट आर एक्चुअल अमाउंट। ओके, तो एक्स आंटे का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम बोले एक्स आंटे सेविंग्स, तो इसका मतलब है, ये दिखा रहा है द अमाउंट विच द ऑल द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू सेव। मतलब ये एक्चुअल सेविंग्स नहीं है, ये सारे कंज्यूमर्स मिलकर प्लान कर रहे हैं टू सेव। और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। तो ये वो अमाउंट है जो सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। एक्सपोज्ड सेविंग मतलब इट इज द अमाउंट that all consumers are actually saving। that exposed investment का मतलब क्या हो जाएगा, it is the amount that all producers are actually investing in the business। ओके, तो एक्स एंटे का मतलब होता है प्लानिंग या फिर विलिंग, और एक्सपोज का मतलब होता है वो अमाउंट जो आप एक्चुअल में सेव कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, या इसका मतलब अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि आप एक एग्जांपल लेकर हमें बताइए कि वो कौन सा पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम का होता है, या फिर इक्विलिब्रियम की पॉइंट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो आपको ये खुद से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और कर्व के थ्रू ये बताना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अगेन आपको शुरू कैसे करना है, डेफिनेशन से। तो आपको बताना है कि अगर वो एडीएएस अप्रोच के थ्रू पूछा गया है, एडी क्या होता है और एएस क्या होता है। तो अगेन एडी विल बी द एक्सपेंडिचर दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू incur on all the goods and services in an accounting year with respect to income। एएस क्या हो जाएगा, total flow of goods and services that all the producers are planning to do in an accounting year। तो जैसे ही आप ये डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे एक शेड्यूल, जहां पर जो इनकम है वो तो जीरो से शुरू होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो उस टाइम पर उनकी इनकम क्या हो जाएगी, जीरो। और फिर वो इंक्रीज होती जाएगी, तो 20, 40, 60, 80, 100। कंजम्पशन कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा। तो भले ही वो इंसान कुछ नहीं कमा रहा है, पर जिंदा रहने के लिए उसे कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा।
तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक आप खाना पीना तो खाएंगे ही जिंदा रहने के लिए, तो कंजम्पशन जीरो से शुरू नहीं होगा, थोड़ा सा 10, 20, 30 कहीं से भी शुरू कर सकते हो, फिर 30, 40, 60, 50, 60, 70, 80, 90। इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमने देखा था कीनेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं हो सकता है। और ये जो 20 वैल्यू है इसका ये वैल्यू को हम क्या कहते हैं कि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हो तो भी अगर आपने फर्म खोली है, अगर आपकी दुकान है, अगर आपकी फैक्ट्री है, तो कुछ ना कुछ तो मशीन आपने लगाई होगी ना, तो कुछ ना कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ा होगा। तो भले आप कुछ नहीं कमा रहे हैं पर अगर आपने अपनी फर्म ओपन की है तो कुछ ना कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, और जो बेसिक इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आप उस इन्वेस्टमेंट को बार बार चेंज नहीं करते हैं, वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट दिखाया जा रहा है वो क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू डू इन अ फर्म। ओके, कंजम्पशन में ये जो कंजम्पशन है स्टार्टिंग वाला इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से। ओके, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन विच एन इंडिविजुअल डू इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। तो इनकम की इररिस्पेक्टिव अगर वो अमाउंट जो वो स्पेंड कर रहा है उसे आप कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए आपको इतना कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद जितना भी आपका कंजम्पशन होगा वो डिपेंड किस पर होगा, इनकम। तो इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होती रहेगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम, कंजप्शन भी कम होता रहेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट या वो कंजप्शन जो डिपेंड होता है इनकम के ऊपर उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन। ओके, तो सिर्फ ये पहला वाला है ऑटोनॉमस कंजप्शन, बाकी इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कभी होती ही नहीं है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बेमतलबी खींचा जा रहा है, बट यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिला है आपके बोर्ड पे कि आपके इक्विलिब्रियम में कौन कौन से कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो उसमें ऑप्शन से आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, इंड्यूस्ड कंजप्शन भी होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है बट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ओके, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ओके, अब यहाँ पे एडी कैसे निकलता है, तो एडी सी प्लस आई होता है। तो कंजम्पशन 30 किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट 20, मतलब टोटल इकोनॉमी में डिमांड कितनी हो गई, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 110, 120। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे एडी एएस आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हमारा एडी, इनकम का मतलब ये होता है एएस, तो ये पॉइंट जहाँ पर एडी और एएस आपस में इक्वल है ये पॉइंट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम का। ओके, जैसे ही आपने ये पॉइंट लोकेट किया अब आपको बताना पड़ेगा थ्रू कर्व। तो डायरेक्टली कर्व बनाने से पहले हम इंडिविजुअल के कर्व बना के देखेंगे। तो सिर्फ अगर मुझे इनकम का कर्व बनाना है, इनकम कब हो सकते हैं, ए एस का कर्व बनाना है, तो ए एस का कर्व कैसा बनता है, क्योंकि हमें पता है ए एस कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए एस एंड इनकम। तो कर्व का मतलब ही क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एएस। अब क्योंकि हमें पता है कि इनकम और एएस तो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर एएस को और एक्स एक्सिस पर इनकम, या फिर क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इनकम पढ़ रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल की नहीं होगी, वो पूरे नेशन की होगी। और पूरे नेशन की इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम, इसका मतलब ये क्या है, जीडीपी है। ओके,
तो यहाँ पर आप जीडीपी या फिर इनकम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे एएस। ओके, वैसे नेशनल इनकम एनएनपी होता है, पर यहाँ पर हम जीडीपी लिखते हैं। चलिए, अब क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो जो वैल्यूज इनकम की होगी वही वैल्यूज एएस की भी होगी। तो इसकी वजह से जो कर्व बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। तो जितनी वैल्यूज यहाँ पर है उतनी वैल्यूज यहाँ पर भी है, तो जो कर्व बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। इस कर्व को चाहे आप एएस का कर्व बोल दें या फिर इनकम का कर्व बोल दें, वो एक ही बात है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि सिर्फ पहला वाला कर्व एएस का कर्व कैसा बनता है 45 डिग्री का, और ये आपसे अलग से भी पूछा गया है कि एएस का कर्व जो बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है। तो एक्सरसाइज में आप ये याद रखेंगे कि ये 45 डिग्री का बनता है। दूसरा हम देखेंगे कंजम्पशन का कर्व कैसा बनेगा। तो कंजम्पशन का कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो सबका रिलेशनशिप हम इनकम के बेसिस पर ही देखते हैं। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या उनके बीच के रिलेशनशिप को जिस ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं सी कर्व, कंजम्पशन कर्व या फिर सी फंक्शन भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगेन वाई एक्सिस पे तो आपकी इनकम या फिर जीडीपी ही रहेगी, सॉरी एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम या फिर जीडीपी ही रहेगी, और वाई एक्सिस पे आपका रहेगा कंजम्पशन या फिर सी। अब क्योंकि हमने देखा कि ये कंजम्पशन कभी भी जीरो से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो नहीं भी है तो भी आप कुछ ना कुछ बेसिक कंजम्पशन करेंगे जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये जीरो से शुरू नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा 30 से, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज होता जाएगा अलॉन्ग विथ द इनकम। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, और इनकम का आपने अभी अभी देखा था ये कैसा होता है, 45 डिग्री का होता है। ओके, तो ये है आपका इनकम या फिर एएस, और ये है आपका कंजम्पशन। ओके, चलिए, तो कंजम्पशन आपका कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा, ये ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट कैसा होगा। तो इन्वेस्टमेंट मतलब आई फंक्शन या आई कर्व। आई फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, और कर्व का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। और यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कैसा है, यहाँ पे सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम होगा ही होगा। यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे इनकम या फिर जीडीपी, क्योंकि ये रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट और इनकम का, तो इनकम का कर्व वैसे ही बनेगा 45 डिग्री, और इन्वेस्टमेंट जीरो से शुरू नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम कुछ ना कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट रहती ही है। फिर फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम कितनी ही इंक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट तो उतना ही रहेगा। तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इनकम का कर्व कैसा होगा, 45 डिग्री का होगा। चलिए, तो लास्ट में हमारे पास कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम हो गया। अब लास्ट कर्व है एडी का। ठीक है, तो जब आप एडी का कर्व बनाते हैं, एडी फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और इनकम। और एडी कर्व क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम या फिर जीडीपी रहेगी, यहाँ पर आपकी एग्रीगेट डिमांड रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों वही कर्व होंगे। इनकम कैसे बनेगी, 45 डिग्री। ठीक है, सिर्फ मिक्स करने के लिए अभी देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। कंजम्पशन कैसा था, ऊपर से शुरू होता है, और फिर इनकम की मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है, इन दोनों का सम है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इतना है, कंजम्पशन इतना है, तो इन दोनों का एडिशन मतलब तो इस दोनों के ऊपर से शुरू होगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये आपका इनकम है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है,
कंजम्पशन है, एग्रीगेट डिमांड इन दोनों का सम होता है, तो इन दोनों के ऊपर से शुरू होगा और फिर अगर आप इसे वैसे सही पे बनाएंगे, अगर स्केल से बनाएंगे तो ये जो कंजम्पशन के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों का सम होता है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि कांस्टेंट है तो कंजम्पशन और एडी के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एडी और सी के बीच का डिफरेंस है क्या, इन्वेस्टमेंट, तो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए, इनकम, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और ये पॉइंट जहां पर एडी एएस आपस में मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर इसमें से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, या तो कंजम्पशन लाइन, या तो कंजम्पशन लाइन, इन्वेस्टमेंट लाइन, एग्रीगेट डिमांड, तो ये इक्विलिब्रियम के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर साल ही देखे जाते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, तो अब ऐसा पूछना सीबीएसई ने थोड़ा बंद कर दिया है और इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी हम दोनों ट्राई करके देखते हैं। एक तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको ये बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो सी फंक्शन दिया है वो आपको गिवन है, आपको बस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी फंक्शन कहता है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है, 100, है ना। आपको अगर पता हो कि सी फंक्शन कैसे दिखते हैं, सी बार प्लस बी वाई, जिसमें से सी बार दिखाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और अभी हमने देखा ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो मिनिमम कंजम्पशन होता है जो आपको सर्वाइवल करने के लिए जरूरी होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। बी आपका होता है एमपीसी और वाई होता है इनकम। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.75 वाई। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो सकता है कि बताओ कि सी बार क्या है, तो सी बार क्या हो जाएगा इसमें 100। दूसरा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एमपीसी कितना है या फिर एमपीएस कितना है। तो इस फंक्शन में एमपीसी मतलब ये बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75, और एमपीएस का मतलब क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस करते हैं तो 1 मिलता है। तो अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, दैट मीन्स 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0.25। ओके, तो दो वैल्यूज तो आपको यहीं से मिल जाएंगी, सी बार, एमपीसी और एमपीएस। अब यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, y की वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है c की। तो ये क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75, y की वैल्यू 6000, तो 100 प्लस 0.75 को हम लिख सकते हैं 75 अपॉन 100, 6000, तो 100 प्लस 0, 6 5 का 30, 7 6 का 42 प्लस 3 45, और ये हो जाएगा आंसर आपका 4600। तो 4600 आपकी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल पर कंजम्पशन, या इक्विलिब्रियम कंजम्पशन कितना है 4600, और ये हमेशा इन रुपीस रहेगा। ओके, इस तरफ आते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर y कितना है वो आपको फाइंड करना है। सी का जो सी फंक्शन दिया हुआ है वो है 100 प्लस 0.5 वाई। तो अगेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना हो जाएगा 100, एमपीसी हो जाएगा 0.5 और एमपीएस होता है 1 माइनस एमपीसी, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो भी कितना बचेगा 0.5। यहाँ पर आई की वैल्यू दी गई है 1000 और आपसे बोला गया है इनकम की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर सी की वैल्यू दी होती तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते और वाई की वैल्यू निकल जाती, पर सी की वैल्यू ना देकर उन्होंने क्या दिया है, आई की वैल्यू। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो अप्रोचेस से, एक तो एडी इज इक्वल टू एएस और दूसरा होता है एस इक्वल्स टू आई। ओके, तो एडी एएस दिया हुआ है और एस इक्वल्स टू आई दिया हुआ है। अब इन दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या, या तो हम ले लें एडी इज इक्वल टू एएस। ओके, तो हमें पता है कि एडी का मतलब होता क्या है, सी प्लस आई, और एएस का मतलब क्या होता है, वाई। तो एएस का मतलब ही होता है वाई, एडी का मतलब होता है सी प्लस आई, इसका मतलब वाई सी प्लस आई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, वाई की वैल्यू।
अब y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पर c का फंक्शन गिवन है 100 प्लस 0.5y और i की वैल्यू गिवन है 1000। तो यहाँ अगर आप वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1100। 0.5y यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो y माइनस 0.5y, तो वैल्यू हो जाएगी 1100 इक्वल्स टू 0.5y। यहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1100 अपॉन 0.5। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 5 + 5, 5 + 10, तो 2200 हो जाएगी आपकी y की वैल्यू। तो या तो आपके पास एक ये तरीका था जिससे आप फाइंड कर सकते थे, और दूसरा है आपके पास s और i का तरीका। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे s i के इक्वल होता है, और अगर s i के इक्वल होता है और i की वैल्यू गिवन है, तो हम ये मान सकते हैं कि s की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि s की वैल्यू भी कितनी रही होगी 1000। अब अगर हमारे पास c फंक्शन है तो c फंक्शन से s फंक्शन डिराइव किया जा सकता है। s क्या हो जाता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब माइनस सी बार क्या हो जाएगा, सी बार की वैल्यू 100 है तो माइनस सी बार मतलब माइनस 100। 1 माइनस बी, बी 0.5 है तो 1 माइनस बी भी कितना हो जाएगा 0.5, और y की वैल्यू आपको निकालनी है, और s की वैल्यू कितनी है 1000। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस में है, इस साइड आकर प्लस हो जाएगा तो 1100 हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आकर वो डिवाइड कर देगा, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, अगेन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2200। ओके, तो आपके ऊपर है कि आपको इस मेथड से करना है या उस मेथड से करना है, दोनों ही सही है। ओके, एक हो जाएगा ADAS के थ्रू, तो c प्लस आई इक्वल्स टू वाई, और दूसरा हो जाएगा s फंक्शन लगा के। और x अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप s फंक्शन निकालने से बच जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ये भी पूछ चुका है कि c फंक्शन ये है, इसके थ्रू s फंक्शन डिराइव करके बताइए, या फिर c फंक्शन से s फंक्शन कैसे डिराइव होता है, c कर्व से s कर्व कैसे डिराइव होता है, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। ओके, तो दैट्स इट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू एस एंड आई अप्रोच। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकाला जा सकता है अगर आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो वो पॉइंट जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। इसे निकालने के लिए हमने एक सेविंग शेड्यूल बनाया है। अब सेविंग शेड्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इनकम यहाँ पे 0 से शुरू होती है और फिर वो इंक्रीज होती जा रही है। कंजम्पशन जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि वो 0 से शुरू नहीं होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, जो थोड़ा बहुत हम कंजम्पशन करते ही हैं उसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये 0 से शुरू नहीं होगी, 30, 40, 50, 60, और फिर जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी तो उसके साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, तो इनिशियली जब हमारी इनकम 0 हो उस टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद उतना ही रहता है, वो कभी इंक्रीज नहीं होता। सेविंग्स कितनी रहेंगी, अगर आपने इनकम बिल्कुल नहीं कमाई है, बिल्कुल 0 रुपीज आपकी इनकम है और आपने कंजम्पशन किया है 30 रुपए, तो आपने कमाया कुछ नहीं पर फिर भी आपने कंज्यूम किए 30 रुपए, तो आपने डिस सेविंग की होगी कितनी 30 रुपीज। तो यहाँ पर सेविंग कितनी हो जाएगी -30। कमाया 20 रुपए, खर्चा कर दिया 40, तो फिर आपकी सेविंग कितनी हो गई -20। कमाया 40 और खर्चा कर लिया 50, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी -10, 0, 10, 20, 30 और 40। और ये हम निकाल कैसे रहे हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन करके। तो इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो हम सेव करते हैं। तो अगर आपके पास इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है और सेविंग निकालना है, तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो वैसे करके हमने सेविंग निकाल लिया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होंगी। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पर आकर इक्वल है।
ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम सेविंग्स कितनी रही होंगी 20, इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा 20, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे इनकम कितनी है 100 और इक्विलिब्रियम लेवल पर कंजम्पशन 80। ओके, तो ये हमने शेड्यूल के थ्रू देख लिया। अगेन अगर आपसे ये डिटरमाइन करने के लिए बोला जाएगा तो आप सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करेंगे। तो आप बताएंगे सेविंग क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट। तो अगर हमने एक इनकम का वो पार्ट जो हमने खर्च नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा सेविंग। और इन्वेस्टमेंट वो पार्ट होता है जो फर्म्स अपने बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपके इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। तो जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है आपकी सेविंग्स भी जो है वो पहले नेगेटिव से शुरू करती है पर धीरे धीरे फिर वो बढ़ती जाती है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके यहाँ पर सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब वो आपके इनकम से रिलेटेड नहीं होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम आपका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा और फिर वो हर लेवल पर उतना ही रहेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, जब हम इसका कर्व बनाएंगे अगेन एक्स एक्सिस पे आपका रिप्रेजेंट होगा जीडीपी या जिसे हम कहते हैं इनकम। वाई एक्सिस पे आप दिखाएंगे सेविंग्स को भी और इन्वेस्टमेंट को भी। ओके, तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट कभी जीरो से शुरू नहीं होती, वो कुछ फिक्स्ड हमेशा रहती है 20, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और फिर वो हमेशा उतनी ही रहती है। तो इनकम चाहे कितनी इंक्रीज हो जाए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होती है। और इनकम का कर्व से पहले ही हम देख चुके हैं जीरो से शुरू होता है और फिर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपवर्ड स्लोप करता है। तो ये आपका हो जाएगा इनकम। इसके बाद हम देखेंगे सेविंग्स। सेविंग्स इनिशियली जब कंजम्पशन ज्यादा रहता है इनकम कम रहती है तो उस पॉइंट तक, मतलब यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है तो उस पॉइंट तक क्या होगा, डिस सेविंग हो रही होगी। मतलब यहाँ तक क्या होगा, जो सेविंग्स है वो नेगेटिव होंगी। जहां पर आपने जितना कमाया उतना ही कंज्यूम कर लिया, मतलब जहां पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है वहां पर नो सेविंग नो डिस सेविंग। तो यहाँ पर सेविंग कितनी रहेगी जीरो, तो कुछ सेव भी नहीं हो रहा कुछ डिस सेव भी नहीं हो रहा। और इसके बाद जब आपका कंजम्पशन कम होता है इनकम बढ़ जाती है तो क्या आप क्या करते हैं, सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आपकी सेविंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो इनिशियली वो कहाँ से शुरू होती है, नीचे से। तो ये -30 -20 -10 तो यहाँ से शुरू होगी और उसके बाद फिर वो ऊपर स्लोप करती जाएगी। ओके, वो पॉइंट जहां पर सेविंग जीरो हो जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर ना तो आप सेव कर रहे हैं ना तो आप डिसेव कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद जहां पर ये सेविंग का कर्व इन्वेस्टमेंट के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। और इस एक पॉइंट पर जो आपकी इनकम रहेगी वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम जीडीपी, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट और ये इक्विलिब्रियम सेविंग। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 3 बेसिक असम्पशन रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के कुछ बेसिक असम्पशन भी होते हैं और इसके सिर्फ 3 ही मेन असम्पशन होते हैं। पहला असम्पशन है शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि जब हमने चैप्टर शुरू किया था, इवन चैप्टर का नाम ही हमने देखा था, तो चैप्टर का नाम क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ पर जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस तक ही सीमित रहेगा। तो हम लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब शॉर्ट रन कीनिस ने क्या बताया था, तो कीनिस के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड वो था जहां पर आउटपुट डिपेंड करता है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो टेक्नोलॉजी का यहाँ आउटपुट को बनाने में कोई रोल नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी सिर्फ कांस्टेंट रहेगी। तो आउटपुट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट के थ्रू किया जा सकता है, आउटपुट डिक्रीज करना है तो भी आपको एम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी। ओके, फिर है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम जब AD/AS की बात करेंगे तो ये एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई ये सब किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी से। तो यहाँ पर हम ओपन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं मान रहे कि हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे ना तो कोई एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना इम्पोर्ट हो रहे हैं,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसका कोई रिलेशन नहीं है दूसरी कंट्रीज के साथ। और उस क्लोज्ड इकोनॉमी में भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो टू सेक्टर होती है या तो थ्री सेक्टर होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टू सेक्टर रहेगा। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर रहेंगे, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड जो खर्चा करती है उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स जो करती है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यहाँ पर एडी विल बी इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ पर ना तो जी रहेगा, यहाँ पर ना तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट रहेंगे, तो ये वाले जो पोर्शन है एडी के वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, सिर्फ क्या रहेगा सी प्लस आई। ओके, फिर है एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जहां जहां एडी जाएगा एएस उसको फॉलो करेगा। तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ा देंगे, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई कम कर देंगे। यही रीजन था कि जब हमने देखा था कि अगर इन इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर अगर एडी ज्यादा है एएस से तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, एडी अगर कम है एएस से तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो वो रीजन क्यों था, क्योंकि जो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एएस जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो जहां जहां एडी जाएगा वहां वहां एएस उसको फॉलो करेगा। और ये किन इकोनॉमीज में पॉसिबल है, तो ये केनिस ने बताया है कि ये उन इकोनॉमीज में पॉसिबल है जिसके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वहां पर कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब जब भी यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लेबर रहेंगे जिसको आप एम्प्लॉयमेंट देकर ज्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हो। तो यहाँ पे जब भी डिमांड बढ़ेगी एएस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब वो बढ़ नहीं पाए, तो इनके पास हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा लेबर होंगे जो अभी बेरोजगार हैं, तो अब उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेंगे। डिमांड कम हो जाएगी तो फिर उन लेबर्स को निकाल देंगे, सप्लाई कम कर देंगे, डिमांड फिर बढ़ जाएगी तो ये फिर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जहां जहां डिमांड जाएगा वहां वहां उसको एएस फॉलो करेगा। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उस इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, दैट मीन्स वहां पे कुछ लेबर है जो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन एस लाइन फ्रॉम द सी फंक्शन एंड सी लाइन। इसका मतलब क्या है कि आपको निकालना है अगर सी फंक्शन या सी लाइन आपके पास गिवन हो तो उससे आप एस फंक्शन या एस लाइन कैसे निकाल सकते हो। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो आपके एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में डिस्कस कर लिया गया था, पर क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर अल्टरनेटिव ईयर्स में आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, तो इसकी वजह से हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास सी फंक्शन दिया हो तो सी फंक्शन निकलता कैसे है, सी बार प्लस बी बाय। इससे अगर एस फंक्शन निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन माइनस में हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो है और आप 30 रुपए कंज्यूम कर रहे हैं तो वो 30 रुपए क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और अगर इनकम बिल्कुल नहीं है, 30 रुपए आपने कंज्यूम किए, इसका मतलब सेविंग कितनी हो जाएगी, -30। तो जितना आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे हैं उतना सेविंग माइनस जा रही है या नेट सेविंग हो रही है। फिर यहाँ पर बी क्या दिखाता है, एमपीसी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - बी मतलब एमपीएस और वाई। तो ये तो हो गया सी फंक्शन से एस फंक्शन कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके पास सी दिया हो 1000 प्लस 0.8y, एस क्या हो जाएगा -1000 प्लस 1 - बी मतलब 1 - 0.8 कितना हो जाएगा 0.2y। ओके, तो एक आपके पास रहता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो सी फंक्शन से एस फंक्शन कैसे निकलेगा, और दूसरा है आपके पास सी लाइन से एस लाइन कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर आपको दो कर्व्स बनाने होंगे, एक में आप दिखाएंगे कंजम्पशन, एक में आप दिखाएंगे सेविंग। ओके, तो यहाँ पर जो कंजम्पशन होता है वो इनकम जो होती है वो यहाँ 0 से शुरू होगी 45 डिग्री। यहाँ पर अगेन हम दिखा रहे हैं जीडीपी, यहाँ दिखा रहे हैं कंजम्पशन। ओके, यहाँ हम दिखा रहे हैं जीडीपी और इस साइड है आपकी सेविंग। ठीक है, ये है आपका कंजम्पशन, 0 से शुरू नहीं होगा, ऊपर से शुरू होगा और फिर पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम से, तो जब इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी आपका इंक्रीज होगा। तो ये आपकी इनकम, ये आपका कंजम्पशन, जहां तक आपका, और ये पॉइंट है आपका जहां पर कंजम्पशन इनकम के इक्वल है। तो जब आपका कंजम्पशन ऊपर होता है सेविंग नीचे होता है, तो जिस पॉइंट तक कंजम्पशन ऊपर है सेविंग नीचे है उस पॉइंट तक
जो कंजम्पशन ऊपर है और इनकम नीचे है उस पॉइंट तक आपकी जो सेविंग होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब यहाँ तक जो आपकी सेविंग होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये यहाँ से शुरू होगा -30, ये 0, -10, -20 और शुरू कहाँ से होगा, इस पॉइंट से। इसके बाद वो पॉइंट जहां पर इनकम और कंजम्पशन आपस में इक्वल हो जाते हैं उस पॉइंट पे सेविंग कितनी होगी, 0। तो जब आपने जितना कमाया उतना ही कंज्यूम कर लिया तो सेव, ना तो कुछ पॉजिटिव सेविंग है ना तो कुछ डिस सेविंग की। अब इसके बाद जब इनकम ज्यादा होता है, कंजम्पशन कम हो रहा होता है, तो उस पॉइंट से आपकी सेविंग होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से जो आपकी सेविंग होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ये आप कर्व बनाएंगे और इसके रिलेशनशिप में आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, saving will be negative. When income is equal to consumption, saving will be 0. When income is more than consumption, saving will be positive. And the point where saving is 0, it is known as break even point. Okay? चलिए, तो अगेन हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जहां पर हमसे पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी होंगी और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दो चीजें निकालने के लिए बोला है, बट अल्टीमेटली दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनमें से एक भी फाइंड कर लेंगे तो दूसरा अपने आप सेम हो जाएगा। इसके लिए जो आपके पास चीजें गिवन है वो है इनकम, एमपीसी और ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इससे हम आसानी से सेविंग फंक्शन बना सकते हैं। तो सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई। -c बार का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। c बार 100 है तो उससे हम क्या लिखेंगे, -100। 1 माइनस बी, बी का मतलब होता है एमपीसी, तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा, एमपीएस। तो 1 माइनस बी मतलब सी की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0.75 है तो ये क्या हो जाएगा, 0.25। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4400। ओके, तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी -100 प्लस 25, 4400। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -100 प्लस 25 फोर सा 100, 100 प्लस 10 110। तो 1100 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पर आपकी s की वैल्यू निकल जाएगी 1000, और अगर s 1000 है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी कितना हो जाएगा, 1000। नेक्स्ट हम देखेंगे सेविंग्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेविंग दिया हुआ है -25 प्लस 0.5y। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 5000, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर 5000 है तो सेविंग भी कितना हो जाएगा, 5000। तो वो वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी और फिर आपको c निकालना पड़ेगा। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं तो सेविंग कितना हो जाएगा, 5000 इक्वल्स टू -25 प्लस 0.5y। माइनस में है इससे हटाकर प्लस हो जाएगा तो 5025 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल्स टू y। पॉइंट हटेगा 0, 5 पंचा 5, 0 0 5 0। तो ये 5 पंचा 5 देन 0, फिर 2 आप डिवाइड नहीं कर सकते तो आपको एक और वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए पहले 0 लगेगा फिर 5 और फिर 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10050। ओके, चलिए फिर हमें क्या निकाला है, कंजम्पशन। तो या तो आप इस फंक्शन के थ्रू कंजम्पशन फंक्शन निकालेंगे, फिर वहां पर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका कंजम्पशन निकल जाएगा, या फिर अल्टरनेटिवली आप ये बोल सकते हो कि इनकम होता क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम का कुछ पोर्शन या तो आप कंज्यूम करते हैं या तो आप सेव करते हैं। तो इनकम अगर आपकी 10050 है और उसमें कंजम्पशन पता नहीं कितना है पर सेविंग कितनी है, 5000, तो आप आसानी से कंजम्पशन निकाल सकते हैं 10050 माइनस 5000, तो वैल्यू आ जाएगी 5050।
ठीक है। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस फंक्शन के थ्रू आप सी फंक्शन निकालें, तो सी फंक्शन क्या हो जाता, सी बार प्लस बी वाई, तो 1 माइनस 0.5 वाई। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आपको निकालनी होती और y की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी 10050। तो 25 प्लस 5/10 10050। तो 25 प्लस 5 5 25 तो ये हो जाता 5050। तो आप चाहे इस मेथड से निकालें या फिर डायरेक्टली y इक्वल्स टू सी प्लस एस करके निकालें, वो आपके ऊपर है। ओके, लास्ट आपका हो जाएगा c इक्वल्स टू 400 प्लस 0.9y। आई की वैल्यू गिवन है 4000। आपको निकालना है इनकम, सेविंग, कंजम्पशन। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अगर 4000 गिवन है तो सेविंग भी कितना हो जाएगा 4000। अब उसके बाद आपको कंजम्पशन और इनकम निकालना बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर हम सेविंग की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इससे सी फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेविंग इक्वल्स टू -400 प्लस 1 माइनस बी 0.1 y और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। माइनस में है इससे हटाकर प्लस हो जाएगा, तो 4400 डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल्स टू y। पॉइंट हटेगा 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 44000। अब y की वैल्यू निकल गई 44000। तो अब अगेन सेम उस तरह से कर सकते हैं, या तो आप c फंक्शन निकालें, c फंक्शन में y की वैल्यू पुट करें और फिर निकालें, या फिर डायरेक्टली आप इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे। तो कमाया 44,000, सेव किया 4,000, तो कंज्यूम किया होगा 40,000। तो डायरेक्टली आप इनकम में से सेविंग को माइनस करके निकाल सकते हैं, या फिर ये जो आपका कंजम्पशन फंक्शन ऑलरेडी गिवन था, ये जो आपके पास कंजम्पशन फंक्शन ऑलरेडी गिवन था 4400 प्लस 0.9, वहां पे y की वैल्यू पुट कर देते 44,000, तो भी आपका ये वैल्यू निकल जाती। तो 400 प्लस 9/10 44,000, जीरो कैंसिल, तो 400 प्लस 9 4 सा 36, 36 प्लस 3 39, तो ये हो जाता आपका 40,000। ओके, तो चाहे आप वैसे निकालें या फिर डायरेक्टली निकालें, ये आपके ऊपर है। तो चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होगा अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट लिया हुआ था, क्योंकि कीनेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये कि आप इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं कर सकते। पर आप अब यहाँ पर लेकर देखेंगे कि क्या होगा अगर हम कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उसका इम्पैक्ट आपकी इक्विलिब्रियम में क्या आएगा। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका 45 डिग्री ए एस, ये आपका ए डी जो जीरो से शुरू नहीं हुआ, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पर जो इनकम होगी वो आपकी हो जाएगी इक्विलिब्रियम इनकम। लेट अस अज्यूम कि वो इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है, 100 है। अब हम बोल रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, तो इन्वेस्टमेंट एडी का पार्ट होता है, क्योंकि एडी निकलता है सी प्लस आई करके। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो एडी का पार्ट है, और अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एडी में अपवर्ड शिफ्ट आएगा, ये कुछ ऐसा। ओके, और इसका जो ये चेंज है वो चेंज क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ इसकी वजह से एडी इंक्रीज हो गया। तो मान लीजिए पहले जो एडी था वो 40 था और अब एडी हो चुका है 50। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस दिखा रहा है 10, वो क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट को चेंज किया तो एडी अपवर्ड शिफ्ट हुआ, और जैसे ही एडी अपवर्ड शिफ्ट हुआ, अब ये आपका जहां पर इनकम को इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका हो जाएगा नया इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पर जो आपकी इनकम होगी वो इनकम होगी न्यू इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होता है,
तो उसकी वजह से आपकी इनकम भी चेंज होती है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन इनकम जितने से चेंज होता है इनकम उससे उसके कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट से चेंज होगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है मान लो 10 करोड़, तो इनकम जनरेशन हो सकता है 40 करोड़ का हो। इनकम आपने लगाई है, इन्वेस्टमेंट आपने इंक्रीज किया है 10 लाख रुपए से, तो हो सकता है कि 20 लाख की इनकम जनरेशन हो। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वजह से इनकम इंक्रीज होती है, पर इनकम में जो इंक्रीज आया है दैट विल बी मैनी मोर टाइम्स मोर देन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? तो मल्टीप्लायर की डेफिनेशन देखिए, ये कहता है कि इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स by which increase in income exceeds increase in investment। इसका मतलब ये है कि जो इनकम में इंक्रीज आया है वो तो कंफर्म है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से ज्यादा होगा, पर कितना ज्यादा होगा ये मल्टीप्लायर बताएगा। तो मल्टीप्लायर बताता है द नंबर बाय विच या द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच, कितना गुना ज्यादा आपकी इनकम में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। तो ये वैसे कुछ और नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये निकलता कैसे है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट करके। तो मान लीजिए एक इकोनॉमी में अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो 100 या 1 करोड़ से बढ़ गई है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 20 लाख, तो इनकम कितनी बढ़ गई? 1 करोड़ से। तो यहाँ पर के कैसे निकलेगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो वाई कितना हो जाएगा? 1 करोड़, और आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था? 20 लाख। ओके, तो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 215। तो यहाँ पर के निकलेगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब यहाँ पर इस इकोनॉमी में जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी 5 टाइम्स से, या 5 गुना इंक्रीज होगी। तो 10 रुपए लगाए हैं तो 50 रुपए मिलेंगे, 10 लाख लगाए हैं तो 50 लाख मिलेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इन्वेस्टमेंट का रिलेशन आपकी इनकम इससे तो आप निकाल ही सकते हो। इसके दो फॉर्मूले और होते हैं, एक है के इक्वल्स टू 1/MPS और दूसरा है के इक्वल्स टू 1/1 - MPC। इसका मतलब ये है कि जो ये मल्टीप्लायर होता है वो आपकी सेविंग से इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो एमपीएस क्या होता है? जो चेंज इन इनकम, जितने से आपकी इनकम बढ़ी है उसका कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हैं। तो अगर किसी इकोनॉमी में एमपीएस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां के लोग जो भी एक्स्ट्रा कमाते हैं उसका ज्यादातर पोर्शन अपने पास सेव करके रखते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर इनकम जनरेशन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ऐसी इकोनॉमी जहां पर इनकम बढ़ते ही लोग कंजम्पशन ज्यादा करने लगते हैं, तो खर्चा बढ़ा देते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इनकम ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके, तो ये एमपीएस से इनवर्सली रिलेटेड होता है, लेकिन एमपीसी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। चलिए, तो अगेन हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके मल्टीप्लायर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पूछ रहा है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा, या फिर हम ऐसे कहें कि अगर किसी गवर्नमेंट ने आपकी इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वजह से आपकी इनकम जो है वो 1,000 रुपए से बढ़ गई। अगर उस इकोनॉमी की एमपीसी 0.5 चल रही है, तो ये बताइए कि उस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये डायरेक्टली वैल्यूज ना देखकर ऐसा भी पूछा जाए तो भी आप ये समझ सकते हैं कि इनकम अगर 1,000 से बढ़ रही है मतलब चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा? 1,000। एमपीसी 0.5 है तो वो क्या पूछ रहा है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू के लिए हमें एमपीसी दिया हुआ है, तो के की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी से। अब एमपीसी की वैल्यू है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 0.5, पॉइंट हटेगा 0, 1, 2। इसका मतलब के की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स। मतलब इस इकोनॉमी में अगर आपने 10 रुपए लगाए तो इनकम जनरेशन कितनी होगी? 20 रुपए। अब के का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है?
चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के की वैल्यू हमारे पास है 2, चेंज इन इनकम हमें पता है 1000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम निकाल सकते हैं, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 अपॉन 2 मतलब 500। ओके, तो 500 हो जाएगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट और आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि एमपीसी 0.75 है, आप इनकम में इंक्रीज आया है 600 से। अगेन वही निकाला है चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन एंड मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला तो हो जाता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू गिवन है 0.75, तो 1/1 में से 0.75 जाएगा तो बचेगा 0.25, पॉइंट हटेगा 014, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना है 4 टाइम्स। के का दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा, तो के का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। के की वैल्यू निकल गई 4, चेंज इन वाई 600 गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ, तो 4 1 4, 4 5 20, 150। ओके, तो यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा 150 और मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा गया है कि अगर के की वैल्यू 1 है तो आप बताइए कि एमपीसी कितना होगा। तो अब के एमपीसी से रिलेटेड कैसे होगा, के इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी होता है। अब के की वैल्यू अगर 1 है, एमपीसी आपको निकालना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एमपीसी इस तरफ आ जाएगा, तो ये 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम उस तरफ ले जाए तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू एमपीसी, मतलब एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अगर के इक्वल्स टू 1 है तो एमपीसी कितना हुआ होगा 0। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको निकालना है कि मल्टीप्लायर कितना होगा अगर एमपीसी और एमपीएस इक्वल है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एमपीसी और एमपीएस का आपस में रिलेशन क्या होता है, कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एमपीसी प्लस एमपीएस कर दें, तो हमें 1 मिलता है। और अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अगर एमपीसी x है तो एमपीएस भी कितना हो जाएगा x। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसमें से a कितना रहेगा 0.5, क्योंकि दोनों मिलकर कितने होते हैं 1। तो इंडिविजुअल की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 0.5। अब अगर आपको इंडिविजुअल की वैल्यू पता है कि ये 0.5 है तो k कैसे निकलेगा 1/mps कर सकते हैं, तो 1/0.5 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो अगर एमपीसी और एमपीएस दोनों आपस में इक्वल है तो हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, तो के हो जाएगा 2 टाइम्स। चलिए, तो चलिए यहाँ पर अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को समझते हैं, जो है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, कि मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक आध बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आप एक एग्जाम्पल ले लें, अपने मन से कोई फिगर्स ले लें और फिर एक्सप्लेन करें कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ राउंड्स में चलेगा, तो राउंड 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है, तो मान लीजिए किसी ने इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट किसी और के लिए इनकम बन जाएगा। तो मान लीजिए मैंने कुछ खर्चा किया, मैंने 100 रुपए दिए मान लीजिए किसी भी दुकानदार को, तो मेरी नजर से वो खर्चा है पर दूसरे की नजर से वो इनकम हुई। तो वैसे ही अगर कोई शॉपकीपर है, उसने कोई मशीन खरीदी है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की, तो उसकी नजर से वो क्या हो गया इन्वेस्टमेंट खर्चा, लेकिन जिसने खरीदी है उस शॉपकीपर के लिए क्या हो जाएगा वही 1 करोड़ रुपए की इनकम हो जाएगी। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तुरंत वो बन जाती है किसी दूसरे की इनकम। अब जिसकी वो इनकम बनी है वो पूरा ये 100 रुपए खर्च तो नहीं करेगा, तो कुछ खर्चा करेगा, कुछ वो सेव करेगा। तो अब मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस इकोनॉमी का एमपीसी 0.5 है। आप चाहे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ये हमारा एजम्पशन है सिर्फ। तो अगर इकोनॉमी के 0.5 एमपीसी है, मतलब हर बढ़ी हुई इनकम से ये 50% कंज्यूम करता है और 50% सेव करेगा। तो 100 रुपए में से कंज्यूम कितना करेगा
50 और 50 रुपए कहाँ चले जाएंगे, सेविंग में। अब जैसे ही उसने कंज्यूम किया 50 रुपए, ये 50 रुपए किसी और की इनकम हो गई, क्योंकि अब अगेन ये जो खर्चा करेगा तो इसकी नजर से वो खर्चा है, पर किसी दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगी, इनकम। तो उसने 50 रुपए खर्च कर दिए। अब जिसकी वो इनकम है वो उसका भी एमपीसी कितना होगा, क्योंकि इकोनॉमी की एमपीसी कितनी है 0.5, तो इसमें से 50% मतलब 25 वो कंज्यूम करेगा और 25 सेव कर देगा। तो इसने 25 कंज्यूम किया, वो 25 किसी दूसरे पर्सन की इनकम हो गई, तो ये हो जाएगी किसी थर्ड पर्सन की इनकम 25। अब अगेन जिसकी वो 25 इनकम हुई वो इसमें से 50% मतलब 12.5 कंज्यूम करेगा, 12.5 सेव करेगा। ठीक है, अब जैसे ही इसने ये कंजप्शन किया तो ये किसी और की इनकम हो जाएगी, तो ये 12.5 किसी और की इनकम होगी। ठीक है, अब जैसे ही इसकी इनकम हुई, अब इसका हाफ मतलब हो जाएगा 6.25 कंज्यूम एंड 6.25 सेव एंड इट विल गो ऑन। कब तक चलेगा, हमें पता है कि इसका एफपीसी कितना है 0.5 और के कैसे निकलता है 1/1 माइनस एमपीसी। इसका मतलब 1/1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। तो ये प्रोसीजर कब कंटिन्यू होगा, जब तक आपका चेंज इन इनकम इंक्रीज होकर 200 नहीं हो जाता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है 100, तो इनकम कितनी होनी चाहिए 2 टाइम्स, इसका मतलब कितना होना चाहिए 200। तो ये प्रोसीजर कंटिन्यू करेगा जब तक आपकी इनकम बढ़कर 200 रुपए तक की नहीं हो जाती है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा 100, 100 प्लस 50 150, 175, 175 और 10 12.5, अभी इतनी इनकम है, जब तक ये बढ़कर 200 नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलेगा। तो आपको बस इतना ही बताना है, ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना। दैट्स इट। चलिए, लास्ट में आपके कुछ एक आध छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। एक है फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका मतलब फॉरवर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम इंक्रीज होती है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन। पर बैकवर्ड एक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो अगर हम इन्वेस्टमेंट कम कर दें, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जगह हम डिस इन्वेस्टमेंट कर दें, तो जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो आपकी इनकम भी कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली के वैसे ही निकलेगा जैसे आप निकालते हैं, तो या तो के निकलेगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट करके, या तो आपके पास गिवन होगा एमपीसी तो निकलेगा 1 - एमपीसी, और या तो अगर आपके पास एमपीएस गिवन होगा तो 1/एमपीएस। तो इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू गिवन हो तो वैसे ही निकलेगा। तो अब अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ी है तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। मान लीजिए 100 था और इनकम हो गई 500, तो भी कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। और अगर ये मैं नेगेटिव कर दूं, अगर मैं बोलूं कि आपने इन्वेस्टमेंट कम की थी, डिस इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी वजह से इनकम कम हो गई है, तो भी आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भी मल्टीप्लाई कितना आएगा 5 टाइम्स। तो वैल्यूज तो उतनी ही रहेगी, बस यहाँ पर आपको क्या बताना पड़ेगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉरवर्ड एक्शन करता है वैसे ही उसका बैकवर्ड एक्शन भी होता है। तो फॉरवर्ड एक्शन में वो बताता है नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर वो बताएगा नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच डिक्रीज इन इनकम एक्सीड्स डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर आपने कुछ डिसइन्वेस्ट किया है तो उसकी वजह से आपकी इनकम में ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, मतलब इनकम तेजी से डिक्रीज होगी देन द इन्वेस्टमेंट। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज निकालने के लिए बोला है। जब अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 400 करोड़ से, एमपीसी 0.8 है, तो चेंज इन इनकम कितना होगा, चेंज इन सेविंग कितना होगा। तो अगर एमपीसी दिया है 0.8, इसका मतलब के की वैल्यू कैसे निकलेगी 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी कितना हो जाएगा 0.2, पॉइंट हटेगा 0 मतलब के की वैल्यू 5। अगर के की वैल्यू 5 है तो के का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। के की वैल्यू 5, चेंज इन इनकम गिवन नहीं है बट चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 400।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं चेंज इन y की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 400 मतलब ये हो जाएगा 2000 रुपीज। तो चेंज इन y कितना हो जाएगा 2000। अब चेंज इन सेविंग कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर एमपीसी कितना है 0.8। 0.8 का मतलब जितना आपकी इनकम चेंज होगी उसका 80% कंज्यूम किया जाएगा। तो सेव कितना किया जाएगा 20%। इसका मतलब एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा 1 माइनस 0.8, इसका मतलब 0.2। 0.2 अगर एमपीएस है इसका मतलब आप सेव कितना करोगे 20%, और 20% ऑफ इनकम कितनी दी गई है 2000। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपए। तो इस 2000 की इनकम अगर इंक्रीज हुई है तो आपने सेविंग कितनी की होगी 400 रुपए की। ठीक है, तो 0.2 मतलब 20% ऑफ इनकम। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि के की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन, तो दोनों अगर वैल्यूज आपस में इक्वल है तो आप मल्टीप्लायर कितना होगा। अब चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पशन दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये है कि आप जितना इनकम अर्न कर रहे हो वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहे हो। तो आप डायरेक्टली भी ये समझ सकते हो कि यहाँ पर एमपीसी कितना होगा 1 होगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हमें पता है कि एमपीसी कैसे निकलता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम करके। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब अगर मैं ऊपर भी x ले लूं तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी x, तो दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। तो एमपीसी कितना निकल जाएगा 1। और अगर एमपीसी 1 है तो k की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा और जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है इनफाइनाइट। ओके, तो याद रहे अगर ये ऊपर 0 होता तो अगर न्यूमरेटर 0 होता है तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाती है, पर डिनोमिनेटर 0 होता है तो ओवरऑल वैल्यू 0 नहीं होती, इनफाइनाइट हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स हो, कुछ सजेशंस हो कैसे हम इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं, या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।